औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन विद शहज़ाद में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके जो इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। ये सब हम जानते हैं कि कोई भी इदारा या ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको चलाने के लिए हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है और हर जॉब की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जब कोई न्यू अपॉइंटमेंट होती है किसी भी मुलाजिम की तो उसके आर्डर जो होते हैं उस पर मेंशन होती हैं टर्म्स एंड कंडीशन कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपने काम करना है। अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं करेगा तो फिर जो है महकमाना कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाएगी और महकमाना कार्रवाई जो की जाती है वो इसी पीडा एक्ट 2006 के मुताबिक की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहलाता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। इसके हम थोड़ी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री हमें बताती है कि ये 2006 में ही नहीं नाफज हुआ, ये 1958 से ही एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो हैं ये लागू हैं और ये वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहते हैं। तो सबसे पहले दी वेस्ट पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट 1958 बना। उसके बाद दी वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट बना। उसके बाद एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1960 में आए। 1960 में जो है एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल बने। उसके बाद जो है द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो 13 मार्च 1975 को बने। उसके बाद द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 21 जून 1999 को जो है ये बने। उसके बाद जो है द पंजाब रिमूवल फ्राम सर्विस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस 18 सितंबर 2000। उसके बाद द पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 17 अक्टूबर 2006 को जो है ये नाफिज़ अमल में हुए। और ये जो पीडा एक्ट है ये 17 अक्टूबर 2006 को नाफिज़ अमल हुआ और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसको नाफिज़ अमल किया में लाया गया। तो अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो किन किन पे होती हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडा एक्ट 2006 जो है किन पे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो है एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट के मुलाजम हैं पंजाब में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन सब पे लागू होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ इन कॉरपोरेशन सर्विस जो भी कॉरपोरेशन सर्विस के जितने भी मुलाजिम हैं उन पे लागू होता है। उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जो मुलाजिम हैं रिटायर हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर अंदर खा वो कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं ये उन पर लागू होता है। अब इसमें कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके बारे में समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक्यूज़ड है मीन्स ए पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन एम्प्लॉय एंड अगेंस्ट होम एक्शन इज़ इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट। एक्यूज़ड वो मुल्ज़म को कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई शख्स जो जॉब कर रहा है या वो एम्प्लॉय रहा है गवर्नमेंट का और उसके ख़िलाफ़ जो है इस एक्ट के तहत जो कार्रवाई शुरू की गई है उसे एक्यूज़ड कहते हैं। नेक्स्ट है एपलेट अथॉरिटी, अपील वाली अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जिसके पास हम अपील कर सकते हैं। मीन्स द अथॉरिटी नेक्स्ट अबव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच एन अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बाख्तियार हमारा मजाज ऑफिसर है ये उससे नेक्स्ट अथॉरिटी को एपलेट अथॉरिटी कहते हैं।
तीसरे नंबर पे है अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि ऐसी एक ये अथॉरिटी है जो हमारे आर्डर्स को इशू करती है। मींस अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज सच एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडर द रूल्स, यानी कि जो अथॉरिटी हमारे आर्डर्स और नोटिस नो अपने जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे आर्डर्स को इशू करती है, तो उसको हम जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी, यानी कि वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनके हिसाब से जिनके मुताबिक जो है इस कार्रवाई का पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है और जो है सज़ाएं दी जाती हैं। वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं। सबसे पहले एन एम्प्लॉय शेल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट इफ़ ही इज़, उस शख्स पर जो है पीडा एक्ट के तहत उस वक्त कार्रवाई होगी जब उसमें ये दर्जा झेल चीज़ें हैं, ये साबित होंगी, ये पाई जाएंगी। उनमें क्या है, नंबर वन है इन एफिशेंट और हैज़ सीज टू बी एफिशेंट फॉर एनी रीज़न, अगर वो अपनी जो है अहलियत नहीं रखता उस काम की, नाअहल है, तो वो उस पर जो है पीडा का इतलाक किया जाएगा। दूसरे नंबर पे है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर वो मिसकंडक्ट का जो है मुल्ज़म करार पाता है तो फिर भी उसमें जो है उस पर पीडा जो है वो लागू होगा, यानी कि वो उसमें बदअमाली होगी, उसका अमल जो है उसका जो काम है वो अपने काम में सिंसियर नहीं है, तो फिर भी उस पर जो है पीडा एक्ट का इतलाक होगा। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ करप्शन, अगर वो आदमी वो मुलाजम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो करप्शन का मुर्तकब पाया गया है, तो फिर भी उसके ख़िलाफ़ जो है पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट 4 नंबर पे है एंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़, अगर वो मुलाजम तखरीब कारी की सरगर्मियों में मुब्तला पाया जाता है या उसका जो है जो काम और उसका जो उठना बैठना है या उसकी जो सीक्रेट्स हैं इदारों के, तो वो तकरीबाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है, तो उस पर भी पीडा एक्ट का इतलाक होगा। अब हम बात करते हैं इसकी पेनल्टीज़ के बारे में कि इसकी सज़ाएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी सज़ाएं जो हैं ये 3 किस्म की हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर पेनल्टीज़, जो छोटी सज़ाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है सेंश्योर है, इसमें यह है कि जो ऑफिसर है वो वक्ती तौर पर उसकी मजम्मत करता है, जो उसकी जो है उसमें सज़ा देगा उसको, उसकी मुखलिसाना तनकीद करेगा उसके ऊपर और उसको समझाने की कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पे है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। दूसरे नंबर पे ये है कि वो एक इंक्रीमेंट जो है उसको रोक सकता है या मैक्सिमम जो है 5 इंक्रीमेंट्स जो हैं उनको स्टॉप कर सकता है। नंबर 3 है फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ, उसकी जो है उस पर को फ़ाइन कर सकता है, लेकिन उसका फ़ाइन जो है वो 1 माह की बेसिक पे से ज़्यादा नहीं होगा, ये माइनर पेनल्टी है। उसके बाद नंबर 4 पर है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज और स्टेजेस इन पे स्केल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस, यानी कि इसमें वो ये कहता है कि रिडक्शन करता है, उसकी रिड्यूस कर देता है उसको लोअर स्टेज में, जो पे की स्टेजेस होती हैं उनकी स्टेजें 1 2 3 मैक्सिमम वो 5 स्टेजों तक उसे रिड्यूस कर सकता है, उसकी स्टेजेस को पीछे ला सकता है। नंबर 5 है विद होल्डिंग अ प्रमोशन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक जो है उसकी प्रमोशन को रोक सकता है। मैक्सिमम ये 5 साल होते हैं, ये 1 साल की सज़ा भी दे सकता है, 2 साल की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये है 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं मेजर पेनल्टीज़ के बारे में, उसकी जो मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं।
Number one, a reduction to a lower post and pay scale from a substantive or regular post for a specific period subject to a maximum period of 5 year। यानी कि इसमें जो है वो लोअर पोस्ट में जो है उसको बैक ले जाएगा, रिड्यूस कर देगा, और उसके जो पे स्केल है उसको भी जो वन स्टेप डाउन कर देगा। फ़र्ज़ करें अगर वो 15 स्केल में है तो उसका 14 स्केल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर पोस्ट उसकी ईएसटी है पहले, तो वो पीएसटी पोस्ट पे उसको कर देगा। तो ये उसकी मेजर पेनल्टी है और ये मैक्सिमम 5 ईयर्स तक कर सकता है। सेकेंडली है कंपल्सरी रिटायरमेंट, उसको जबरी तौर पर रिटायर किया जा सकता है कि ये मुल्क की मफाद में बेहतर नहीं है, तो लिहाजा इसको जबरी रिटायर कर दिया जाए। तो ये इसकी मेजर पेनल्टी है। नंबर 3 है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से उसको बरतरफ कर दिया जाता है। और नंबर 4 पे है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इसको सर्विस से माजूल कर दिया जाता है। ये दो चीज़ें हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो इसमें कुछ फ़र्क है। जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस होता है तो वो उस नौ मुलाजमत से जो है उसको बरतरफ कर दिया जाता है, लेकिन वो दोबारा किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है, जॉब हासिल कर सकता है। लेकिन अगर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है तो वो दोबारा गवर्नमेंट सर्विस का अहल ही नहीं रहता, वो किसी भी गवर्नमेंट के शोबे में दोबारा जो है वो सर्विस हासिल नहीं कर सकता। नंबर 5 है फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 ईयर्स, यानी कि उसकी पिछली जो है पास्ट की 5 साल की सर्विस को ज़ब्त कर लिया जाता है और ये मैक्सिमम 5 साल तक ज़ब्त की जा सकती है। ये इसकी मेजर पेनल्टीज में है। नेक्स्ट है रिकवरी फ्रॉम पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू द एक्यूज्ड। इसमें है कि उसकी पेंशन से उसकी रिकवरी की जाए या जो पेएबल उसको काबिल वाजिबुल अदा रकम है मुल्ज़म की, तो उसकी जो वाजिबुल अदा रकम है उसमें से जो है रिकवरी की जाए। ये मेजर पेनल्टीज में से आता है। तीसरे नंबर पर है पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो है सज़ाएँ वो कौन सी है। विद होल्डिंग ऑफ पेंशन, उसकी पेंशन को रोक लेना। विद ड्राइंग ऑफ पेंशन, उसकी पेंशन में से जो है वो वापस लेना उस रकम को। नंबर 3 है रिकवरी फ्रॉम पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेबल टू द एक्यूज्ड, जो उसकी पेंशन है उसमें से या जो का वाजिबुल अदा रकम है एक्यूज की उसमें से रकम को वापस लेना। ये आफ्टर रिटायरमेंट उसकी सज़ाएँ हैं। अब हम देखते हैं इसके पीडा एक्ट के जो 2006 है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इन ये एग्ज़ाम में जो है इनमें से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से और गौर से देखते हैं। नंबर 1 है पीडा स्टैंड्स फॉर। पीडा जो है ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, तो पीडा इसका आंसर है पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। क्वेश्चन नंबर 2 है पीडा इज अप्लाइड टू विच एम्प्लॉयज़। पीडा एक्ट जो है ये किन एम्प्लॉयज़ पर जो है अप्लाई होता है, किन पर लागू होता है। तो इसका जवाब है पीडा एक्ट इज़ अप्लाइड टू एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट सर्विस। पीडा एक्ट जो है ये गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं उन पर लागू होता है। इसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ इन कॉरपोरेशन सर्विस, कॉरपोरेशन सर्विस के जितने मुलाजमीन हैं। और थर्ड है इसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस विद इन 1 ईयर ऑफ देयर रिटायरमेंट, ख्वाह वो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं या वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं जिनको रिटायर हुए 1 साल नहीं हुआ, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं तो उन पर ये पीडा जो है लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंक्वायरी अंडर पीडा एक्ट इज इनिशिएटेड बाय। जो इंक्वायरी है पीडा एक्ट के तहत वो किस के ज़रिए जो है वो शुरू की जाती है। तो ये इसका आंसर है इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो ही जो है पीडा एक्ट के तहत जो है इंक्वायरी का आगाज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर द ग्राउंड्स फॉर इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अंडर पीडा एक्ट। यानी कि ये पीडा एक्ट जो है वो शुरू किया जाता है, लागू किया जाता है या इसका आगाज़ किया जाता है तो वो किन ग्राउंड्स पे किया जाता है। तो इसका आंसर है इन एफिशिएंसी और मिसकंडक्ट, करप्शन
या engaged in subversive activities। अगर कोई भी शख्स इनएफिशिएंसी उसमें पाया जाता है, मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, करप्शन के ज़ुमरे में आता है, या वो तखरीबी सरगर्मियों में पाया जाता है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द मेजर पेनल्टीज ऑफ पीडा एक्ट। पीडा एक्ट की जो मेजर पेनल्टीज कौन कौन सी हैं, उसमें कंपलसरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। ये इसकी मेजर पेनल्टीज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु राइट्स लेटर टू एक्यूज। मुल्ज़म को जो है वो लेटर कौन लिखता है, तो इसका जवाब है कम्पिटेंट अथॉरिटी राइट्स ए लेटर टू द एक्यूज। कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है मजाज अफसर है, बाख्तियार अफीसर जो है वो मुल्ज़म को जो है वो लेटर लिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आर द मेजर पेनल्टीज माइनर पेनल्टीज ऑफ पीडा एक्ट। पीडा एक्ट के तहत जो है वो माइनर पेनल्टीज कौन कौन सी हैं, इसका जवाब है इसमें सेंसर है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज है, उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। इसमें ये इसकी माइनर पेनल्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेक्शन 7B रीड विद सेक्शन 5A ऑफ पीडा एक्ट प्रपोजेस। ये जो सेक्शन 7 है उसमें बी, और अगर इसको पढ़ा जाए सेक्शन 5A के साथ, तो ये किस चीज़ को तजवीज़ करता है। ये सेक्शन जो है सेक्शन 7 और सेक्शन 7B और सेक्शन 5A जो है ये किस चीज़ को तजवीज़ करते हैं, ये पीडा एक्ट के तहत किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जवाब जो है इसमें इशूइंग शोकाज नोटिस के जो मुतल्लक है रूल्स हैं उसके बारे में ये सेक्शंस बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्वायरी अंडर पीडा एक्ट इज़ कम्प्लीटेड विद इन। यानी कि जो पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी की जाती है इसको कितने दिनों के अंदर मुकम्मल करना होता है। तो इसका जवाब है कि इसको विद इन 60 डेज़ 60 दिनों के अंदर जो है इसको कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एम्प्लॉय अगेंस्ट होम एक्शन इज़ प्रपोज टू बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 5 मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फॉर। यानी कि एक मुलाजिम है जिसके ख़िलाफ़ ये पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है, इस कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है, उसको सेक्शन 5 के तहत कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, कितने दिनों के लिए सस्पेंशन के अंडर रखा जाता है। तो इसका आंसर है 19 डेज़, 90 दिन के लिए जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पोज पेनल्टी। ये जो सज़ा है इसका इंतखाब करना, इसको चुनना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो सज़ा जो मुंतखब नहीं करेगा, वो जस्ट जो है कार्रवाई करेगा और उसकी जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा उन लोगों की, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज देगा, और फिर जो सज़ा है उसके लिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो उसका बाख्तियार ऑफिसर है, वो ही उनके लिए तजवीज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच सेक्शन पेनल्टीज आर डिस्क्राइब्ड इन पीडा एक्ट। ये जो पीडा एक्ट है इसमें जो सज़ाएँ हैं ये किस सेक्शन में जो है इनकी वजाहत की गई है, तो इसका आंसर है सेक्शन 4 में। जो पीडा एक्ट का सेक्शन 4 है इसमें सज़ाओं के मुतल्लिक जो है वो तमाम डिटेल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग हाउ मैनी डेज एक्यूज इज़ रिक्वायर्ड टू शो काज इन रिटन राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि कितने दिनों के अंदर अंदर जो है एक्यूज़ड है, मुल्ज़म है, उसने वो रिटन जवाब देना होता है। तो इसका आंसर है 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर जो है शोकाज का जो आंसर है रिप्लाई है वो रिटन सूरत में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द पीरियड इन विच एक्यूज who has been awarded any penalty under this act can appeal to the appellate authority। यानी कि एक जो एक्यूज़ड है, मुल्ज़म है, उस पर जो पेनल्टी, उस पर जो सज़ा उसको मुंतखब कर दी गई है, तो उसके पास कितने दिन का टाइम है कि वो जो
अपील करने का हक रखता है और एपलेट अथॉरिटी को अपनी अपील कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 30 डेज़ है। 30 दिन के अंदर अंदर जो भी एक्यूज़ को सज़ा दी जाती है तो वो 30 दिन के अंदर जो है वो हायर अथॉरिटी जो है उसको अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एपलेट अथॉरिटी वाइल कंसीडरिंग द अपील मे डिसाइड टू। जब जो एक्यूज़ जो है वो एपलेट अथॉरिटी को जो अपील करता है तो फिर उसका जो फ़ैसला होता है तो वो क्या होता है। तो उसका जवाब है उसमें ये है कि ये जो एपलेट अथॉरिटी है वो उसको अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है, होल्ड ए डिनेवो इंक्वायरी, या आज सरे नो जो है वो दोबारा इंक्वायरी का हुक्म भी दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है पीडा एक्ट पास अप्रूव्ड इन। पीडा एक्ट जो है ये कब पास हुआ तो पीडा एक्ट जो है ये 17 अक्टूबर 2006 को जो है वो पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है नंबर ऑफ सेक्शंस इंक्लूडेड इन पीडा एक्ट 2006 आर। ये जो पीडा एक्ट 2006 है इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं। तो इसका जवाब है कि 26 सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन पीडा एक्ट 2006। ये जो पीडा एक्ट 2006 है इसमें 26 सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एईओज। ये जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहबान हैं तो इनकी कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, इनका मजाज ऑफिसर है वो कौन है। तो इसका जवाब है ईडीओ या सीईओ है। पहले ईडीओ था जिसको हम एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी में जो हायर अथॉरिटी है उसको सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। तो अब ये एईओज़ की जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट में जो हायर लेवल पर होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पीडा एक्ट 2006 ये इसके बारे में आप काफ़ी जो है अच्छे तरीके से जान सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।